मैं न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट हूँ सीके बेटा हॉस्पिटल में। पिछले 8 साल से मैं न्यूरो सर्जरी विभाग में हूँ और पिछले 2 साल से मैं सीके बेटा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। एक छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने दिल्ली के प्रेस्टीजियस राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से अपना न्यूरो सर्जरी किया था और उसके बाद पट्टिस गुड़गांव में 2 साल तक मैंने वहाँ पर काम किया। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय जर्नी एज इंडिपेंडेंट न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट एट जयपुर। मैं मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी और ब्रेन की मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरीज करता हूँ। यहाँ आप लोगों के बीच में आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो ये है कि सोसाइटी में एक बैकएक एक ऐसा सिम्टम है जिसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अगर WHO के आंकड़े की बात करें तो पूरे विश्व में मोर देन 90% लोगों ने ये बैकएक को कभी ना कभी तो सहा है, अपनी किसी भी लाइफ की किसी भी उम्र के किसी भी दौर में कभी ना कभी इसको सहा है। तो ये एक ऐसा सिम्टम है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है ताकि हम ये समझ पाए कि ये कितना गंभीर है, क्या इसे परेशान होने की ज़रूरत है, क्या इसे डरने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत हो तो कब हम ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बारे में अपने को इतनी जानकारी होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो हमें इमीडिएटली किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके मिलना चाहिए ताकि हम भविष्य में होने वाली डिफॉर्मिटीज या फिर डिसेबिलिटीज से हम बच सकें। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बैक है क्या। स्पाइन जो हम अमूमन बोलते हैं स्पाइन या रीढ़ की हड्डी, तो बेसिकली रीढ़ की हड्डियाँ छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। टोटल 33 वर्टिब्रल बोन्स हैं। वो हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं और एक कॉलम बनाती है जिसके ऊपर शरीर मांसपेशियाँ जोड़ के हमारे शरीर को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है और उसी वजह से हम लोग खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं। तो स्पाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है नंबर 1, हमारे शरीर को आधारभूत ढांचा देना ताकि हम खड़े हो पाएँ, बैठ पाएँ, अपना बैलेंस बना पाएँ, 2 पैरों पर चल पाएँ। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट काम है कि अपने दिमाग से निकलने वाली मेरुरज्जु या बड़ी नस, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड में बोलते हैं, उसको सेफ रखना, उसको प्रोटेक्टेड रखना। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली आज अगर मैं अपने पाँव का कोई भी मूवमेंट कर पा रहा हूँ या हाथ का मूवमेंट कर पा रहा हूँ तो ये सारा कंट्रोल करता है ब्रेन। ब्रेन किसके द्वारा कंट्रोल कर रहा है? नर्व्स के द्वारा कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन ऐसे नर्व्स स्पाइन के जरिए भेजता है जो कि अपने एंड ऑर्गन पे जाके उसको काम। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइन के अंदर संरक्षित रहती है। अगर प्रेजेंटेशन जो अपनी स्पाइन है, छोटी छोटी हड्डियां बनी हैं, जो 33 हड्डियां हैं, उन हड्डियों के बीच में जोड़ है। 2 हड्डियों के बीच में एक डिस्क नुमा संरचना होती है जो कि 2 हड्डियों के बीच में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ताकि हम जब चलते हैं, दौड़ते हैं या किसी भी वजह से अगर स्पाइन में झटका लगता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डिस्क का ये काम होता है। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं क्योंकि 33 हड्डियां हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी तो किसी जॉइंट के सहारे ही वो टिकी हुई। तो मैंने आपको बताया कि ये छोटी छोटी हड्डियां हैं और टोटल 33 बोन्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। इन 2 हड्डियों के बीच में ये जो स्पेस है, इसमें डिस्क होती है और ये हड्डियों के पीछे की तरफ जो स्पेस है, यहाँ पे अपनी स्पाइनल कॉर्ड रहती है जिसको ये प्रिजर्व करने का काम करती है। जो हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं सियाटिका क्या होता है? जब स्पाइन से निकलने वाली नर्व किसी भी कारण से जब दब जाती है तो ऐसा ही पेन होता है जो कि आपके पूरे पैर में या पूरे हाथ में रेडिएट करता है। नर्व ऊपर दब रही है लेकिन दर्द पूरे हाथ और पैर में होता है। तो ऐसे जो सिम्टम्स हैं बेसिकली नर्व कंप्रेशन की वजह से होते हैं और जब इस तरह का नर्व कंप्रेशन आपके लंबर स्पाइन मतलब कमर में होता है तो वो सियाटिका का कारण बनता है। क्या क्या है इसको कमर दर्द हो सकता है? तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर एज है जो कि नॉन मॉडिफाइबल है। रिस्क फैक्टर्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिसमें अपना बस चलता है वो होते हैं नॉन मॉडिफाइबल और जिसमें अपना बस नहीं चलता तो दोज आर नॉन मॉडिफाइबल। एज है, उम्र के साथ साथ जीर्णता आती है। जीर्णता आने की वजह से
आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि नर्व में दबाव आता है और वो कमर दर्द का कारण बनता है। दूसरा हो गया लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। देखिए ये हमें समझना पड़ेगा कि ये आधारभूत ढांचा है, ये हमारे शरीर का वजन वहन करता है। हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि 4 पैरों पे चलते थे और हम धीरे धीरे हमारा ट्रांजिशन हुआ और आज हम 2 पैर पे बहुत अच्छा बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो इसका सबसे मुख्य कारण है आपका स्पाइन। अगर हम खड़े हो रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारी जो स्पाइन की जो मसल्स है लगातार काम कर रही है। तो अगर हम उस शरीर का वजन अगर बढ़ा देंगे, जितना स्पाइन हमारा जितना वजन झेलने के लिए बना है, अगर अचानक से उस वजन में बढ़ोतरी होगी तो स्पाइन मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और डेफिनेटली वो कमर दर्द के कारण बन जाएगा। ओबेसिटी सेम वही है, ओबेसिटी वजन ज़्यादा बढ़ गया, आपकी स्पाइन मसल्स उतना वजन झेलने के लिए नहीं बनी है, दर्द होगा। कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जैसे कि आपका किडनी डिजीज हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या कुछ इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सारी डिजीज भी स्पाइन में बैकएक का कारण बन जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफिस सिंड्रोम। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स को बैकएक होना शुरू हो गया है। मतलब 20-22 साल की एज में मेरे स्पाइन क्लिनिक में एक पेशेंट आते हैं जो सीवियर बैकएक लेके आते हैं। तो कोई जीर्णता नहीं है, मसल स्ट्रांग है, बट फिर भी क्यों दर्द हो रहा है? वो दर्द हो रहा है एब्नॉर्मल पोस्चर की वजह से। एब्नॉर्मल पोस्चर इस समय कमर दर्द का सबसे मुख्य कारण है। और अच्छी बात यह है कि जो सबसे मुख्य कारण है वो ऐसा है जो ट्रीटेबल है। कुछ सावधानियां, कुछ एक्टिविटी, एब्नॉर्मल तरीके से कोई भी काम करना। आजकल के रूटीन जिंदगी में ऐसा हो गया कि एक वीकेंड वॉरियर करके टर्म चल रही है कि आप 5 दिन तो आप सिर्फ अपने ऑफिस के काम में लगे हैं। एक आजकल व्हाइट कलर जॉब है, सीट पर बैठे रहते हैं और लास्ट के वीकेंड पे अचानक से आपको सफाई का जिम्मा दे दिया जाता है या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको सडन मसल एक्टिविटी की जरूरत पड़ जाती है। ये होता है वीकेंड वॉरियर कि आप 5 दिन कुछ नहीं कर रहे थे, आपकी मसल ट्यून अप नहीं थी उस काम के लिए, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपने भारी सामान उठाया, कुछ एब्नॉर्मल स्ट्रेन आया मसल में, दैट विल कॉज यू बैकएक। ये एक कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। हैवी वेट लिफ्टिंग, इस तरह से आपने कोई सामान उठाया तो बेसिकली कभी भी अगर आप इस तरीके से झुकते भी हैं तो आपके अपर बॉडी का वेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का पुल है आपकी बॉडी के ऊपर, इतना वजन आपकी स्पाइन के ऊपर आ रहा है। उसके बाद अगर आप कोई वजन भी उठाते हैं तो उस वजन का वेट भी आपके वेट के साथ इंक्लूड होता है। इतना फोर्स आपकी स्पाइन के ऊपर लगता है और स्पाइन की मसल्स उतना वेट को झेलती है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए कमर दर्द का एक मुख्य कारण बन जाता है। किसी भी तरह का ट्रॉमा, पाँव स्लिप हो गया, अगर आप सीधे बैक के थ्रू गिरते हैं तो मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है, आपके जो जॉइंट्स हैं वो टूट सकते हैं, हड्डी एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती है और नर्व में कंप्रेशन आ सकता है। पुअर सिटिंग पोस्चर, फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड, बार बार झुकना। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल मोबाइल का उपयोग इतना हो गया है कि हम पूरे समय मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट है तो आप 3-3 घंटे तक लगातार आप अपना गर्दन को झुका के रखते हैं, दैट विल कॉज यू मोर स्ट्रेन इन योर नेक मसल्स, जो कि गर्दन में दर्द का एक बहुत मुख्य कारण है। कुछ डिजेनरेटिव कंडीशंस होगी, समय के साथ साथ जो हड्डियों में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और इन सब की वजह से कमर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि किस किस को कमर दर्द हो सकता है, क्यों हो सकता है, स्पाइन के वेरियस कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रोकथाम कैसे की जाए, हम कैसे बच सकते हैं। तो ये कुछ एक पिक्चर्स के थ्रू मैंने बहुत एग्जांपल दिए कि क्या गलत है पोस्चर में, क्योंकि मैंने आपको बताया बैड पोस्चर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, सबसे मुख्य कारण है। और अच्छी बात ये कि जो मुख्य कारण है वो ऐसा कारण है जिसको हम दवाओं द्वारा, कुछ परहेज द्वारा, एक्सरसाइजेस द्वारा हम इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, जो कि नॉन लीथल है। खड़े होने का तरीका, अगर आप खड़े अपने आप को ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप एक दीवार के सहारे खड़े हैं। अगर इफ यू आर फिट एंड यंग, आपके बटक्स और आपका अपर बैक और सिर अगर दीवार को टच कर रहा है तो दैट इज अ राइट पोस्चर। अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ तो दिस इज अ राइट पोस्चर। लेकिन लर्चिंग फॉरवर्ड, एक पैर के ऊपर वजन देना या इस तरीके से अगर आप लंबे समय तक अगर सेम पोस्चर के साथ चलते हैं और इस पोस्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने नॉर्मल रूटीन में, तो डेफिनेटली ये आपको कॉज कर सकता है बैक।
चलने का तरीका, ये स्टूपिंग फॉरवर्ड, बैक पोस्चर, दिस इज गुड पोस्चर। मोबाइल देखने का तरीका, अगर हम गर्दन झुका के बहुत देर तक अगर काम करेंगे, डेफिनेटली नेक मसल्स आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। इट इज़ ऑलवेज गुड कि मेरे स्पाइन की नॉर्मल पोजीशन ये है कि गर्दन इज लुकिंग, माय आईज आर लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे को आगे अगर मैं झुकूंगा या ऊपर देखूंगा तो मेरी नेक मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इफ दिस थिंग इज ट्रांजिएंट, कुछ देर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये हमारी आदत है कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली मोबाइल को देखते हैं, गर्दन झुका के देखते हैं, लंबे समय तक देखते हैं, दैट कैन कॉज यू सर्वाइकल पेन। ऑफिस सिंड्रोम की मैं बात कर रहा था। बैठने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। जब आप ऑफिस कोई सिटिंग जॉब कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक डेस्क जॉब कर रहे हैं, तो ये एक तरीका होना चाहिए जिसमें मॉनिटर की हाइट आपके आँख के लेवल के बराबर होनी चाहिए। मॉनिटर अगर बहुत ऊंचा देखेंगे तो आपकी गर्दन ऊपर देखना पड़ेगा या नीचे देखना पड़ेगा, बोथ द केस आपको सर्वाइकल पेन हो सकती है। बैठने का तरीका है कि आपकी जो कमर है ये पूरी तरीके से सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो मेरे इनिशियल स्लाइड में, तो मैंने स्पाइन के अंदर एक कर्व बताया था। ये जो कर्व है ये नॉर्मल कर्व होता है, इसको हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस, डॉर्सल काइफोसिस और लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो ये कर्व आपका सपोर्टेड रहना चाहिए। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग के केसेस में योर लंबर स्पाइन शुड बी सपोर्टेड एडिक्वेटली। आपका सर्वाइकल स्पाइन न्यूट्रल होना चाहिए। आपके जो हाथ हैं वो सपोर्टेड होने चाहिए। हाथ को अगर लूजली रखेंगे, अगर हेड सपोर्ट नहीं होगा तो आपको यहाँ जो मसल्स हैं, जो नेक मसल्स हैं, उनके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेन आने लगेगा और वो सर्वाइकल पेन का कारण बनेगा। आपकी थाई और लेग के बीच में 90 डिग्री का एंगल और आपके लोअर लिम्ब को जो है शुड बी सपोर्टेड। इससे हमारा जो मसल्स हैं वो आपके शरीर के प्रेशर को, भार को संभालने के लिए तैयार होंगे। एक्सरसाइज से वजन कम रहेगा, कंट्रोल रहेगा। अगेन एल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहल कैन कॉज यू टू पुट ऑन वेट और अननेसेसरी आपके स्पाइन के ऊपर प्रेशर आएंगे। सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी तरह का स्मोक हमारे स्पाइन की जो डिस्क है उसमें जाने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने लगता है। ब्लॉक करने की वजह से आपके जो डिस्क के चारों तरफ की कवरिंग है एनुलस, वो वीक होना शुरू हो जाती है और डिस्क फटना शुरू हो जाती है। ये भी एक मेन कॉज है यंगस्टर्स के अंदर डिस्क प्रोट्रूजन होने का, जिसके लिए कभी कभार सर्जरी की जरूरत भी पड़ जाती है। एंड डेफिनेटली गुड न्यूट्रिशन। सो ये सारी चीज़ें मिलके हमें बैकएक और उनके कारणों से बचाती हैं। अब ये तो सारी बात हुई कि ऐसे बैकएक जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहे हैं, या ऐसे बैकएक जिसको हम कुछ छोटे ध्यान रखते हुए, कुछ एक्सरसाइजेज से परहेज रखते हुए हम उसको सेटल कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब हम इस बैकएक को सीरियस लें। तो इसके लिए कि सबसे पहला परसिस्टेंट पेन, अगर डे टू डे रूटीन लाइफ में आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए दर्द हो रहा है तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट यस अगर ये दर्द आपको परसिस्ट है विद सेम एंड सीवियर इंटेंसिटी, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसका समय पर निदान जरूरी हो सकता है। गो टू सी योर डॉक्टर। सीवियर बैकएक जो कि आपकी कमर या गर्दन के अलावा आपके लिम्स पे जाना शुरू हो गया, आपके पैरों में रेडिएट कर रहे हैं। पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर तरंग लगती है, रील चलती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो ये शो करते हैं कि आपकी नर्व में सिग्निफिकेंट कंप्रेशन है। थर्ड थिंग, एब्नॉर्मल सेंसेशन या वीकनेस। अगर पैरों में झंझनाहट, सूनापन आना शुरू हो गया है या आपका शरीर का कोई हिस्सा काम करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, तो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सिम्टम। डिफिकल्टी विद पासिंग यूरिन इन मोशन, लैट्रिन जाग करने में या पेशाब में कोई तकलीफ होना शुरू हो गई है तो डेफिनेटली आपकी लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन कहीं पे कंप्रेस हो सकती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इसलिए कह रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो कि इंडिया के अंदर इट हैज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव इटियोलॉजी फॉर स्पाइन डिजीज। स्पाइन के अंदर इन्फेक्शन का सबसे मुख्य कारण ट्यूबरकुलोसिस है, और ट्यूबरकुलोसिस का एक सिम्टम जो है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अचानक से वजन गिरना शुरू हो जाता है, रात को बुखार रहता है, पसीना लगता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। दैट कैन बी डेंजरस फॉर योर स्पाइन एंड डेफिनेटली फीवर। तो ये सब चीज़ें हैं, जब डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो अपने को नियरेस्ट पॉसिबल आपके जो स्पेशलिस्ट है उनसे जाके आपको मिलना चाहिए। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल सिम्टम्स। पेशेंट आते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि इनको किन इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है।
ये सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन जैसे हमने किया है इसमें दिखता है कि वर्टिकल बॉडी फ्रैक्चर्ड है या हड्डी एक दूसरे के ऊपर खिसक गई है। और नर्व्स के बारे में जानकारी हमें एमआरआई के थ्रू मिलती है। तो इस एमआरआई में दिखाई दे रही है आपकी रीढ़ की हड्डी जिसके बीच में ये डिस्क है और ये स्पाइनल कॉर्ड चल रही है। यहाँ पे L4 L5 L5 S1 पे ये डिस्क फट के और आपकी स्पाइन कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है। तो ये कुछ इमेजिंग मोडालिटीज हैं जिसको हम यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस के बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं फिर इस बात पे अपना आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हर स्पाइन डिजीज का इलाज सर्जरी नहीं है। सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच है कि अगर डॉक्टर के पास गए या ऑपरेशन करवा लिया तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देंगे और ऑपरेशन कर दिया तो मरीज खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोर देन 90% केसेस के अंदर सिर्फ परहेज, सिर्फ एक्सरसाइजेज या दवाओं से स्पाइन डिजीज का इलाज संभव है। सर्जरी की जरूरत आती है जब मैंने इससे पहले वाली स्लाइड डिस्कस की, जब आपकी नर्व बहुत ज़्यादा कंप्रेस है, ट्रॉमा है, आपकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, नर्व बहुत सीवियरली कंप्रेस हो रही है या फिर कमजोरी आ रही है। उस केस में हमें अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती भी है तो हमारे पास कन्वेंशनल तरीका होता था जिसमें हम पूरा इंसिजन देते थे, लंबा चीरा देके स्पाइन के ऊपर से सारी मसल्स को हटाते थे और स्पाइन का वो हिस्सा जो नर्व के ऊपर दबाव डाल रहा है उसको पूरा काट के निकाल लेते थे। तो दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड जो कि अभी भी किया जाता है और बहुत कारगर भी है। बट क्या एडवांसमेंट है? एडवांसमेंट ये है कि अब आजकल जो सर्जरी करते हैं हम इतना बड़ा चीरा देने की बजाय एक छोटा सा इंसिजन, मे बी अराउंड 1 इंच का इंसिजन देते हैं, लेस देन 1 इंच का इंसिजन देते हैं और उसमें एक ट्यूब के थ्रू हम अंदर जाते हैं स्पाइन में बिना आपकी मसल्स को डैमेज किए, बिना इस पूरे हिस्से को डैमेज किए हम यहाँ पे एक होल बना के ये वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर मैंने यहाँ पे आपके सामने बस एक शोकेस किया है क्योंकि सर्जरी से बहुत लोग करते हैं। आज की स्पाइन सर्जरी इतनी सक्सेसफुल है कि हम अगर आज मॉर्निंग में ऑपरेट करें तो हमारे इवनिंग पेशेंट को चला फिरा के डिस्चार्ज कर देते हैं या नेक्स्ट मॉर्निंग तक डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि सर्जरी अब इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इसको हम मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी बोलते हैं। इसके फायदे ये हैं कि हॉस्पिटल में आपका जो रुकना है वो बहुत कम दिन के लिए होता है क्योंकि बहुत छोटा चीरा है, इसलिए ब्लीडिंग के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आपने मिनिमली इन्वेसिव किया है, मतलब आपने हड्डी को ज़्यादा काटा नहीं है, मसल्स को सेपरेट नहीं किया है, तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है और आप बहुत जल्दी रूटीन लाइफ के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको बता रहा था कि एक छोटे से इंसिजन से स्किन से मसल्स के थ्रू होते हुए ट्यूब के थ्रू यहाँ तक आते हैं, एक छोटा सा होल बना के इस डिस्क को लेके हम बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल डिपिक्टेड इमेजेस फॉर मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी। सो स्पाइन के बारे में हमने आज काफ़ी डिस्कस किया है और इसको मेरे प्रेजेंटेशन को मैंने काफ़ी छोटा रखा है, इसमें बोल इतना हूँ। आप लोगों का टाइम के लिए आप लोगों ने सुना, कुछ सवाल जरूर होंगे मन में स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड या स्पाइन डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं।